नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे लॉ के ज्ञान, गपशप और एक लीगल करंट के बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाले इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है विधिक बैठकी, जिसमें ना सिर्फ हम आपके साथ लीगल डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं, बल्कि उसके साथ इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा, किन मामलों पर सुनवाई हुई, माहौल क्या चल रहा है, क्या क्या नए अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो इस विषय पर एक बार फिर मैं और हमारे पंकज सर, हम दोनों लोग हाजिर हैं। और इस हफ्ते हम लोग बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण विषयों पर। सबसे पहले तो लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक पीठ का, यानी 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है ऑनरेबल सीजेआई के द्वारा, इंडस्ट्री शब्द के इंटरप्रिटेशन के लिए, उसके निर्वचन के लिए। इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा जो हमारा विषय रहेगा वो ये रहेगा कि एक ऐसा मामला सामने आया है इसी हफ्ते जहां पर सीजीआई ने खुद को, अपने आप को उस बेंच से ही, उस पूरी सुनवाई से ही अलग कर लिया है। तो जानेंगे आखिर ऐसा कौन सा मामला है। और तीसरा एक ऐसा केस जिसका सभी लॉ एस्पिरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, हम टीचर्स को लंबे समय से इंतजार था, और शायद अभी भी हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा कि माना कि तगफ्फुल ना करोगे पर खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट अवेटेड 3 ईयर जजमेंट, जो कि 3 ईयर प्रैक्टिस पर जजमेंट, माफ कीजिएगा, जो अभी भी पेंडिंग है और फिलहाल उसकी जो सुनवाई 19 मार्च को होनी थी उसे टाल दिया गया है। तो इन 3 विषयों पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो पंकज, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और तो पंकज, इस हफ्ते जो है सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया। जी सर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो सुन रहे हैं या जो जी। समझ रहे हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की 1947 उसी की, के ये जो उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 47 के सेक्शन 2J की ये बात 2J के जे इससे की ये बात संबंधित है। ये उसी से और संबंधित जहां है। तक है ये कुछ 7 जजेस बेंच जी थी, जी जी 7 जो जजेस कि वैसे जहां तक मुझे याद है कि जी बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बोर्ड वर्सेस वर्सेस आर राजप्पा राजप्पा का केस, 1978 का केस है, 1978 का केस है जहां सर। पे इसको इंटरप्रेट किया गया था। जी 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 और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट दिया था, जी 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 जिसमें उस शायद सिस्टमैटिक एक्टिविटी, कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयर। तो हम्म, जब एक बार हो गया था जी तो फिर जी उसको फिर से 9 जजेस को क्यों रेफर किया? और इसमें बीच में कुछ क्या 2005 का भी कोई केस है, देखिए सर, जो कि जयबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हाँ यूपी है? देखिए क्या सर, है पूरा कई मामला? सारे जो हैं, सबसे पहले हमें जानने की ये आवश्यकता है। जी। सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में आया, तो जो प्राइमरी फोकस था हम लोगों का, या जो जी वहाँ पे लॉ मेकर्स थे उनका, ये था कि हम सोशल वेलफेयर की तरफ चलें। और आज़ादी का मतलब ना केवल यही था कि हम आज़ाद हो गए हैं ब्रिटिश से, अंग्रेजों से, बल्कि ये भी हुआ उस समय बहस छिड़ी कि साहब लेबर क्लास के जो पीपल हैं, लेबर वर्ग के जो पीपल हैं, या जो महिलाएं हैं, या जो पिछड़े वर्ग हैं, इनका भी अपब्रिंगिंग हो, इनको भी आज़ादी दी जाए। तो इस पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हमारे डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल्स लाए गए, उसी को आधार बना के ये समय चलता रहा। और सर आपको बता दूं कि 1978 में ये जजमेंट आता है। और 1978 में जो ये जजमेंट आता है, इसमें अगर आप देखेंगे जजेस, तो इसमें आप देखेंगे प्रोमिनेंट जजेस थे। आप देखेंगे जस्टिस एम.एच. बेग थे जो इसे ऑथर कर रहे थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, पी.एन. भगवती थे, एंड जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर। और आप अगर उनका इंटेंशन उस समय का देखेंगे तो वेलफेयर को, खास करके लेबर वेलफेयर को और आगे ले जाने का था। मतलब इसकी एक बृहद परिभाषा देने का प्रयास उन्होंने किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि वी कैन टेस्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रिपल टेस्ट। एंड व्हाट इज दोज ट्रिपल टेस्ट? उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री की परिभाषा को कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म दिया जाए, तो कहा गया कि अगर वहां पे कोई सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी हो रही हो। दूसरा पॉइंट रेज किया गया कि साहब अगर वहां पे दूसरे इश्यूज को लेते हुए बताया गया कि कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय देखा जाए, कॉपरेशन हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। और थर्ड जो पॉइंट उसमें सर ट्रिपल टेस्ट में लाया गया, वो ये लाया गया प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। प्रोडक्शन एक्टिविटी हो किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो। और साथ ही साथ उसी में बोला गया कि रिलीजियस हो चैरिटेबल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इसमें
एक्सक्लूड इसमें नहीं आएंगे। यानी कि ये कहा इंडस्ट्री का मतलब 7 जजेस बेंच ने बताया जी कि जी, इंडस्ट्री का मतलब है कि जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो गुड्स रहा है सर्विसेज। ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने आप के सर लिए। इस जजमेंट के बाद अगर आप देखेंगे, और ये लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बिल्कुल है। बिल्कुल सर, और इस जजमेंट को जब आप देखेंगे तो इस ज्यूरिस्प्रूडेंस से लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव था। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी आप देखोगे, हॉस्पिटल्स को भी देखेंगे, सब इंक्लूसिवली इसमें इंक्लूड हो गए। अच्छा, ये विवाद है कि आखिर ये 9 जजेस हाँ सर, को फिर से इंटरप्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी है? मेन रीजन सर यही पड़ा कि अगर हाँ आप देखेंगे 2020 में भी एक कोड लेबर कोड के बेसिस पे हाँ, एक लाया जब गया था। ऑलरेडी, अच्छा एक बात और है कि जब 3 नए लेबर कोड आ चुके हैं जी जी जून जी 2020 जी जी में, जी, तो ये जो मौजूदा समय में ये जो एग्जिस्टिंग क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का आज का तो अस्तित्व में वो है नहीं, बिल्कुल सर, है आज का ना? नहीं पूरा। लेबर कोड तो आ चुके हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इम्प्लीमेंट अभी हो रहे हैं, जी कुछ जी तो उसमें कई जी इम्प्रूवमेंट्स होने हैं, जी तमाम जी चीजें जी हैं। जी, उसमें सोशल सिक्योरिटी का भी कोड है कई सारे 2020 का, कई सारे। तमाम चीजें हैं। तो फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2J, जी जी, तो इसके निर्वचन की आवश्यकता क्यों है? देखिए आखिर सर, क्या बात अब अगर हम आज के समय की बात करें तो आज जी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, जी और कहीं ना कहीं वेलफेयर के बेसिस पे लोगों को देखा जा रहा है कि साहब अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, वेलफेयर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या कोई वेलफेयर गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी अगर हम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल ट्रिपल टेस्ट का अप्लाई करेंगे तो जो अल्टीमेट वेलफेयर है सोशल सोसाइटी का वो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा। तो यानी और कहीं ना कहीं कोर इंटेंशन जुडिशरी का वेलफेयर है। जी जी, वेलफेयर है, और जुडिशरी के समक्ष जो ये बात रखी गई, जो हमारे वेंकट रमनिया एजी हैं, उन्होंने जो ये पक्ष रखा सरकार की तरफ से, वो ये कहा कि अगर कोशिश किया जाए सर कि जो इसका इंक्लूसिव, जो इतना एक्सक्लूसिव फॉर्म है ट्रिपल टेस्ट का, उसको कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं इसका बृहद इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जिससे अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और आज के समय जो मॉडर्न एप्लीकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको सुनिश्चित किया जाए, इस पे कोर्ट दोबारा विचार करे। इसलिए ये 9 जजेस की बेंच लाई गई कि एक्सक्लूसिव बहुत ही ज़्यादा बृहद रूप में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे होता क्या था सर कि जो फंक्शन है वो स्मूथ वे में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और गलती ये भी नहीं है सर, 1978 में जो सिचुएशन थी, यहाँ पे जो है लेबरर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखिए सर, दोनों के बीच एक बैलेंस, दोनों के बीच में सर, एक दोनों के बीच में कोर्ट ने जो 9 जजेस बेंच बनाई है, उसमें कोर्ट का कहीं ना कहीं ये इंटेंशन है कि लेबर्स का भी वेलफेयर ना इग्नोर हो, और साथ ही साथ जो मॉडर्न अप्रोच है डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इकोनॉमिक बूम का, इसको भी बैलेंस किया जाए, और दोनों को अपनाते हुए एक हार्मोनियस वे में कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए अभी इस पे कोई जजमेंट आया नहीं, लेकिन अगर हम इनके आर्गुमेंट्स को देखें कि वेलफेयर को और इंक्लूसिव तरीके से जी जी जी, जाए, और एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो तरीके से रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन किया जाए, जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इम्प्लीमेंट बिल्कुल सर की, और लेबर कोड्स को भी इम्प्लीमेंट करना हो गया, बैलेंस करना है सर। मौजूदा समय में श्रमिक भी बदल रहे हैं, जी जी, उनकी आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, और औद्योगिकरण का तरीका भी बदल रहा है। जी सर, तो इसी अप्रोच पे कि कहीं ना कहीं एक लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ लेबर का भी वेलफेयर इसमें डिप्राइव ना हो। तो इस ट्रिपल टेस्ट को इसीलिए इस केस में फिर से जो है रिव्यू किया गया। अगर आप देखें 1978, अच्छा अगर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर कि 1978 की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो कितने प्रोमिनेंट केसेस आपको देखने को, एडीएम जबलपुर उसी के बाद, जो उससे पहले आ रहा है, उससे पहले जो है अगर आप देखोगे केशवानंद भारती का केस आ रहा है, तो उस समय जो जुडिशियल अप्रोच था, इंटरप्रिटेशन का था सर, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वेलफेयर, और मेनका गांधी का केस आ रहा है सर, तो कहीं ना कहीं जो है नेचुरल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म, ये ज्यादा था। इसमें केवल एक ही सुनवाई हुई है जी जी, जब जैसा आगे आवश्यकता आएगा पड़ेगी उसमें किया जी, जाएगा, बिल्कुल सर, अपडेट करेंगे इसे। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा जो मामला इस समय है, जहां पर सीजेआई ने, इंडिया ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, ना सिर्फ खुद को कहा है कि वो तमाम लोग जो सक्सेशन में हैं, जैसे कि मौजूदा समय में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सर सीजेआई, इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ बनेंगे, इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला बनेंगे, जो भी और बीबी रत्ना हमारे देश की पहली वुमेन सीजेआई बनेगी। तो इन सभी लोगों को हटा दिया गया। ये जो मामला है, मैं तुम्हारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं कि दरअसल
हमारे देश में 2023 में एक याचिका दाखिल की जाती है जिसे कहा जाता है अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, और इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जाती है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को ये निर्देश दिया जाए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं, चुनाव सुधार किए जाएं, और चुनाव सुधार की शुरुआत की जाए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से, यानी जो हमारे देश का चुनाव आयोग है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है। यानी कि जो हमारे देश में विधानसभा के, संसद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, और वहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, यानी उसमें सुधार किया जाए। जहाँ पर उस वक्त की बेंच निर्देश देती है कि तकनीकी रूप से तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, पर सबसे पहले जो सिलेक्ट कमिटी हो वहाँ पर तीनों विंग्स का, एग्जीक्यूटिव का भी, लेजिस्लेचर का भी और जुडिशरी का भी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर की तरफ से लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और वहीं जुडिशरी की तरफ से सीजेआई इस सिलेक्ट कमिटी में हो, और ये तीनों मिलकर के जो है देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, पर सबसे ज़्यादा विवाद तब होता है कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध एक कानून लेकर के आती है जिसे कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 2023, जिसमें ये क्या कहा जाता है कि जब से विवादित इसका जो सेक्शन 7 है, जहां पर नियुक्ति में और हटाने में, नियुक्ति में विशेषकर सीजीआई के स्थान पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया जाता है। यानी कि न्यायपालिका ने जो एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था कि यहां पर एक संवैधानिक प्रमुख, एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख को चुनने में जहां पे कार्यपालिका का भी प्रतिनिधित्व हो, न्यायपालिका का भी हो, विधायिका का भी हो, और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर टू बी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे में सीजीआई को हटा दिया जाता है। अंततः फिर इसके विरुद्ध याचिका दाखिल की जाती है, और इसी की सुनवाई के लिए, जो कि शायद 7 अप्रैल को भी इसकी सुनवाई होगी, और इसमें सीजीआई ने अपने आप को अलग कर लिया है ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। तो आखिर पंकज एक बात बताइए, ये जरूरत क्या पड़ी सरकार को? देखिए सर, सरकार की अगर हम बात करें उससे पहले हम ये समझ लें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो आपने अभी बात की है हाँ। कि आखिर ये क्या है, इससे कैसे सीजीआई ने अपने आप को अलग कर जी, लिया है। जी, जी। देखिए, लॉ में एक पॉइंट है और लॉ में एक मैक्सिम यूज़ किया जाता है, सूक्ति यूज की जाती है, नेमो जुडिस नॉन कॉजस हुआ, जिसका मतलब होता है नो वन कैन बी जज ऑन हिज ओन केस। तो इसी आधार पे सीजीआई आपको जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और आने वाले सभी जो जितने भी सीजीआई हैं प्रिसाइड करेंगे उनको भी अलग कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीआई का जो है इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऐसे केस जो देखिए, जो एक्ट पास किया गया उस एक्ट में अगर हम उससे पहले की अगर हम सिचुएशन देखें, जो सबसे पहले आप अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 की केस की बात करते हैं, उसमें इस बात को प्रिस्क्राइब करते हुए इस बात को स्पष्ट किया गया। देखिए, जो मेन मुद्दा था उसमें यही कहा गया कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमीशन का। तो उसमें इस बात को और स्पष्ट किया गया, क्योंकि पहले जो सिचुएशन थी वो कुछ इस प्रकार क्या थी कि प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के सलाह पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, अपॉइंटमेंट कर देते थे। इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा था, और इसी को बेस बना के इस केस के अंतर्गत आर्टिकल 14 और 21 का हवाला देते हुए इसको कहा गया कि साहब इस पे फिर से विचार किया जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। तो इसको जब चैलेंज किया गया तो इसमें जो है कोर्ट ने एक गाइडलाइन देते हुए और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 142 आप जान लीजिए क्या है, कि जहाँ पे कोई वैक्यूम हो, कोर्ट को लगे कि यहाँ पे कानून बनाने की आवश्यकता है, लेजिस्लेचर को गाइडेंस दे सकता है कि आप इस एक्सेसिव पावर है सुप्रीम किसी कोर्ट भी मामले क्योंकि में, कोर्ट खुद कानून बना नहीं सकता, लेकिन वो एक जो है डायरेक्शन कर सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं जी सर, बट एक बात बताइए, एक तरफ हमारे यहाँ जो इसमें तो जुडिशरी का इंटेंशन तो हमको बहुत शुद्ध दिखता है, जी जी, न्यायपालिका का, कि भाई वो कह रही है कि भाई डेमोक्रेसी तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, बिल्कुल सर, बैकबोन है इस देश का। जी जी, तो यहाँ पे और ऐसे हम संस्था, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो वहां पर अगर ऐसा व्यक्ति जो अगर यदि उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के ही द्वारा पैनल
में की जाएगी, जी जिसमें खुद भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा, जी प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ऐसे तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ना हो करके कहीं ना चीफ कहीं इलेक्शन कमिश्नर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट हो ऑफ इंडिया हो जाएगा। जाएगा। ये इसी पे सर, ये जो केस मैंने आप अनूप हाँ बर्नवाल का जो केस कह रहे हैं, हाँ। उसका पूरा रेफरेंस इसी पे था। और आप ये देखिए, इसी बीच में जो मौजूदा सीईसी हैं जी 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 ज्ञानेश कुमार, जी 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 उनको लेकर के न जाने कितने विवाद हैं। बहुत बहुत ज्यादा एसआईआर को लेकर के देश में विवाद बहुत चल ही ज्यादा रहा है। विवाद चल रहा था। अभी पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में चुनाव हैं। बिल्कुल वहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे जब वो मीटिंग के लिए कलकत्ता गए, एयरपोर्ट पर उतरे, तो जी, वहां पे उनकी हुटिंग हो गई। बहुत ज्यादा सर। तो ये पहली बार मैं देख रहा हाँ हूँ। सर, ये इंडिपेंडेंस की बात की गई कि जो चुनाव आयोग है उसको एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ और इसी में पारदर्शिता लाने के लिए जो एक मेंबर जो मेंबर की लिस्ट बनाई गई कि देखिए हाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा हाँ। और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा रहेंगी। हाँ, मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे आप क्षमा चाहूंगा आपको, मैं वो कर जी रहा हूँ। जी मैं अपने इन तमाम दर्शकों के लिए और व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ दरअसल जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जी जी गवर्नमेंट जी है, जी संसदीय प्रणाली की जी सरकार है। जहां जहां भी संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट, उसको ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कर देना चाहिए प्रेसिडेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन प्राइम कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर। क्योंकि आर्टिकल 74 के तहत वो बाध्य बिल्कुल है स्पष्ट है सर वो। कि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, सलाह पर ही कार्य करेगा। बिल्कुल सर, इसको कई सारे जजमेंट में देखने को भी मिला हाँ, है तो सर जहां प्रीवियस। जहां प्रेसिडेंट लिखा है उसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, इम्प्लाइडली वो है सर, इम्प्लाइडली वही आप है। उसे मान तो लीजिए। एक बात बताइए, फाइनल भी मैं बनाऊंगा, जी जी एग्जीक्यूटिव, जी जी ठीक, जी क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी उसकी सर्च कमेटी में है जो बिल्कुल नामों का पैनल देगा। पैनल बना। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि या तो 6 साल का कार्यकाल जी होता है जी सीईसी जी का, जी जी है जी ना, या 65 की एज जी हो, जी जो पहले हो जाए। जी ज्यादातर हम देखते हैं जो सीईसी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते जी हैं, जी मुख्य चुनाव आयुक्त जी या चुनाव आयुक्त, ये वरिष्ठ आईएएस होते बड़ी हैं। मेरे सीनियर ही हो। बैच का कोई एक होगा या मेरा सीनियर होगा, जो मान लीजिए आप हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जी मैंने आपसे कहा कि सर मेरा बात करिए, बिल्कुल आपने वो, आप भी एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं, आपने मेरा नाम पैनल में रखा, वही सर। फिर मेरा नाम कौन जा रहा है एग्जीक्यूटिव में, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। इसी तो ये तो इंडिपेंडेंसी को लेकर सर इसमें तो कोई मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रही अब नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना, नेमो डिड नॉट कॉज अस हाँ, हुआ, नेमो ZX वही हुआ। वही सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसी बात को लेकर कहा गया कि सर जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और साथ ही साथ आप एक सीजीआई जो है हाँ, वो रहेंगे, ताकि बिल्कुल ठीक इंडिपेंडेंट था वो, बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक था। था। लेकिन हुआ क्या सर, जो ये आप बता रहे हैं एक्ट आया 2023 का, हाँ। उसमें इन्होंने सीजीआई को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर रख जी, दिया। जी। तो देखिए कहीं ना कहीं मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की फिर दर्शा रही है। इसी को जय सिंह, या अगर आप बात करेंगे कि जो केस है हमारा एसोसिएशन का जो केस लाया गया, इस पे एडीआर एसोसिएशन का जो केस लाया गया, इसी आधार को चैलेंज किया गया कि आप सीजीआई को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, उसके जगह पे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स ला रहे हो, इसका क्या वो जस्टिफिकेशन। तो वैसे भी माइनॉरिटी में आ गया एलओपी, अगर वो अगेंस्ट में भी है सर 3:2, आप देखिए 2:1 का रेशियो है ना ये, वो वैसे भी तो फिर वही सिचुएशन तो और क्रिएट कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध चला जाएगा, होगी सर। और अगले दिन वो बना रहेगा कैबिनेट मंत्री। वही सिचुएशन है सर। अगर हम टेक्निकलिटी को देखें तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी प्रभावित हो रही है। अच्छा, ये नहीं लगता फिर ऐसे में जो विपक्ष आरोप लगाता है जी जी कि सरकार जो है संवैधानिक संस्थानों पर अपना जी नियंत्रण जी कर रही जी है, जी या जो है चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचाना चाह जी रही है, तो जी ये बात सिद्ध होती नहीं देखिए दिखती इस प्रकार के उससे। स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते सर, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें, चीज़ों को समझें, अगर हम बारीकियों को देखें, तो हमें कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट दिख जाता है। लेकिन इसके साथ साथ सर हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जो इंडिया फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, उसमें पारदर्शिता होना चाहिए सर, क्योंकि लोगों के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे जो अगर आप देखें कि लोगों के थ्रू इलेक्ट करना या अपॉइंट करना, तो इलेक्ट किए जाते हैं, ना कि जो है स्वतः अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन फिलहाल इसमें जो आपको देखने को मिला कि जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हम जिसमें इन्वॉल्व हैं, के हित में बहुत हम जिसमें हित में, हमारा हित जिसमें जुड़ा है, हम बिल्कुल उस पैनल में नहीं रहेंगे। और यही शायद सोच के चीफ जस्टिस जो थे सीजीआई की, और इन्होंने अपने आप को अलग किया। बिल्कुल पारदर्शिता और तमाम चीजों के लिए। पर चलिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने भाई हमारे सीजीआई को सैल्यूट किया, तमाम चीजें की। पर जो तीसरा मामला है, हम लोग पिछले हफ्ते भी उस पर बात कर रहे थे, काफी लंबी हम लोगों की, वो तो स्टार्टिंग ही उस दिन के पहले एपिसोड की वहीं से हुई थी। ये 3 ईयर जजमेंट को लेकर के, 3 ईयर प्रैक्टिस को बल्कि लेकर के, ये आखिर मसला है क्या? ये क्यों नहीं रोज, अगर आप तमाम यूट्यूब में, किसी का नाम नहीं लूंगा, हम लोग, हमारा भी संस्थान है तमाम, और भी अगर आप केवल
कि आप केवल यूट्यूबर के हिसाब से देखेंगे तो लगभग सब हट चुका है, बस कल ही वैकेंसीज की भरमार आने वाली है, हमारे पक्ष में हो चुका है। और 26 फरवरी हुआ, उसके बाद 9 मार्च हुआ, फिर 13 हुआ। मैंने बल्कि एक वीडियो एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि हो सकता है 19 को सुनवाई ना हो, देखिए सर, अंततः वो बेंच ही वो कैंसिल हो बेंच ही गई। कैंसिल हो गई। देखिए तो सर, आखिर ये उसमें आखिर सुप्रीम कोर्ट चाह क्या रहा है? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट, अगर हम उस दिन की आर्गुमेंट को सुने जो कंक्लूड किया गया था, हाँ, और साथ ही साथ आर्गुमेंट के साथ साथ जो कोर्ट का एक इंटेंशन देखने को मिला, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 3 ईयर हम हटाने के पक्ष में नहीं कि 3 ईयर हटा दिया तो जाए, 3 ईयर अपनी जगह 3 रहेगा, ईयर, ये लेकिन रहने वाला उसको है। एप्लीकेशन करने का तरीका अलग होगा। हम्म, ये बात कही गई है कि एप्लीकेशन इसका दूसरे तरीके से हो सकता है। एक्टिविटीज़, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़, लीगल एड की एक्टिविटीज़ हो या कोई इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ हो जिसको हम एकेडमी में इंक्लूड कर दें, या हम ट्रेनिंग पीरियड को एक्सपेंड कर दें, ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दें, कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने भी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक बैलेंस अप्रोच कोर्ट का आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात आप मुझे जी सर। बताइए, क्या यहाँ पे जहाँ पे अगर न्यायपालिका को इसको फाइनली डिस्पोज करने की मंशा है, जी, तो वहाँ पर जो लास्ट आर्ग्यूमेंट था उसमें महिलाओं के संरक्षण की भी बात बिल्कुल निकली बात थी, की गई थी, यंग टैलेंट की भी बात निकली बात की थी। गई थी। तो क्या यहाँ पर उस बेंच में एक भी वुमेन जज है? सर ये तो आप देखेंगे उसमें। आप ये देखिए, बिल्कुल एक सर। भी वुमेन जज है उस बेंच देख में। देख देख और आप अच्छा ये देखिए, आप इंडस्ट्री की जिस पर आप ऑलरेडी फैसला सुना चुके हैं 1978 में, जी आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। चलिए, आप वो सीजीआई जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, उनका मन भाई 9 नहीं, वो 15 जज बेंच जी जी बनाए, जी वो तो भाई सीजीआई हैं, जी पूरे उसमें जो चाहे वो करें। जी एक बात बताइए, क्या इसमें आप 3 जजेस बेंच क्यों कर रहे हैं? इसमें भी, बल्कि इसमें तो तत्काल आपको 9 जजेस बेंच करना चाहिए, जी क्योंकि एक तरफ रिपोर्ट आती है कि साहब पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। है, हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अंततः जिस बेंच ने फैसला दिया था, ऑनरेबल गवई सर की गवई। बेंच ने, उस वक्त सीजीआई, वो भी 3 जजेस थी, मुझे जहाँ तक याद है। अब आप उसको फिर से सुन भी रही है तो वो भी 3 जजेस सुन रही देखिए है। सर, हम ये तो तो कह इसमें अगर यही है तो आप इसको 9 जजेस बेंच के सामने मास्टर क्यों नहीं करते? मास्टर ऑफ रोस्टर अगर हम बात करें तो सीजीआई क्या इसमें सोच रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं उसमें ज़्यादा डिटेलिंग। और ये 3 साल आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? स- एक या तो 1 साल की प्रैक्टिस कर दें, जी, 2 साल आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग करा यही दें, सर, यही सब कुछ ना या तो कुछ। 2 साल की प्रैक्टिस करें, हाँ, 1 साल की लेकिन ट्रेनिंग 3 कराएँ। ईयर में भी ये जो जो जजमेंट पर देखकर या जजमेंट समझ हुँ, के आ रहा है सर कि हाँ, 3 ईयर अगर ये सोचे हट जाएगा तो 3 ईयर को तरीका हो सकता है दूसरा हो, हाँ, जजमेंट आए तरीका दूसरा हो हाँ। एप्लीकेशन का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः या कोई एग्जम्पशन दिया जाए, कोर्ट जो भी सोचे कि कुछ समय का एग्जम्पशन दे दे, 2 ईयर 1 ईयर का, या फिर हो सकता है कि उसका एप्लीकेशन दूसरी तरीके से कर दे। तो अभी ये कह देना एक तरीके से कि 3 ईयर जजमेंट हट जाएगा या ऐसा रहेगा वैसा, हम कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक बीच का अच्छा रास्ता, जैसे कोर्ट बैठी है, अगर कोर्ट की हम आर्गुमेंट को सुने, हम आर्गुमेंट से ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं नहीं, सर। और अगर आप आर्ग्यूमेंट को अगर आप इंटरप्रेट करें, जी तो वो मुझे यहाँ पर ऑनरेबल सीजीआई ने एक बात और कही थी जी जी कि आर इंटेंशन इज नॉट दैट द students should only wait for 3 years. 3 ईयर्स जी, They should be equipped with the practical training. बिल्कुल बिल्कुल। और 3 ईयर का मतलब भी यही होना चाहिए सर। इफ यू आर अप्लाइंग 3 ईयर प्रैक्टिस, हाँ, देन देयर शुड बी अ कोर्ट रूम प्रैक्टिस। yes. Not that the person is not going to the court and they are just preparing, or they are just involved in their other activities. That does not mean 3 year practice means strictly application of 3 year. ठीक है। Mean the person must be aware about the court proceeding. तो अगली इसमें मुझे तो लगता है कि ये 2026 का लगभग अंत हो जाएगा इस पे निर्णय आते हैं। सर क्या कह सकते हैं, देखते हैं आगे क्या डेट या फिर क्या इस पे आर्गुमेंट होता है। फिलहाल अगर हम ये अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहें, अभी जो लोग हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, कि एक्सपेंड कर दिया गया है, गाइडलाइन भी स्पष्ट रूप से आ गई कि जब तक इस पे कोई निर्णय नहीं आता है तब तक जो है, जो भी स्टेट वैकेंसीज निकाले उसे 30th ऑफ अप्रैल तक जो उसका तो जो यानी है, 30 अप्रैल तक तो कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ। अच्छा। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कि 30 अप्रैल तक कुछ अच्छा आने की बिल्कुल, संभावना निश्चित रूप बन से रही है। पॉजिटिव ही रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल एक और अच्छी बात यह है कि बिहार जुडिशरी की डेट्स को भी बढ़ा दिया था। एक्सटेंड कर दिया गया तो है। ये है, तुम इसमें आशा ही कर सकते हैं कि बच्चों के हित में आए। और मेरा एक पर्सनल जो है, अब मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत जी सर। होंगे
कि बच्चों को 1 साल की आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल कराइए सर। और जब तक आप उनको एज़ प्रोबेशनर रखिए। हाँ, जब और तक उस 2 साल में भी लास्ट के जो 6 महीने हों, जी, उनको एज़ अ लॉ क्लर्क अटैच कर दीजिए बिल्कुल, बिल्कुल सर। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में, या किसी सीजेएम साहब के यहाँ। सर इसमें बात भी कही गई थी कि जो सीनियर हाँ, एडवोकेट्स हैं उनके अंडर में आप हाँ, ट्रेनिंग कुछ होती है उनके अंडर में कराइए आप 2 साल बिल्कुल जैसे ट्रेनिंग होता है वैसे हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग की पीरियड आप उसको रखिए। हम करें। लेकिन इतनी जल्दी ऐसा फैसला ले लेना या कोई बीच का रास्ता बिना निकाले ही कुछ ऐसा अभी एप्लीकेशन कर ये तो देना वक़्त ही हाँ, इस पे ये तो आप निर्भर देख सकते हैं लेकिन बताएगा। फिलहाल 30 तक सभी लोग जिस हिसाब से बिहार का फॉर्म भरें, हाँ, बिहार एपीओ की तैयारी करें, क्योंकि बिहार एपीओ भी है, एमपी एडीपीओ भी जी, है। जी, जी। कल यूपी एपीओ का भी एग्ज़ाम बिल्कुल, है। बिल्कुल। लंबे समय से उत्तराखंड एपीओ नहीं आया, वो भी आ सकता है। राजस्थान भी आने वाला है। तो ऐसे में जितने एस्पिरेंट्स हैं, आप बिल्कुल निराश ना हों, अपनी पढ़ाई करते रहें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं बिल्कुल जाता। सर और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, जजमेंट आएगा, क्या रहेगा हमारे फ़ेवर में नहीं। आप अपनी तैयारी को मज़बूत बनाइए क्योंकि देखिए जुडिशरी और एपीओ में है कि अगर आप देखें तो वैकेंसीज़ रेगुलर नहीं है। तो आप अपने आप को इस कदर तैयार कर लीजिए कि आप जब भी अपीयर करें, आप क्वालीफ़ाई कर जाएँ। बिल्कुल, इस हिसाब से आप अपनी बहुत तैयारी अच्छी बात करें। की, यानी जी सर। जब अपॉर्च्युनिटी आए, आप तब बिल्कुल आप उसे आप ग्रैस्प करें। बिल्कुल और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड जो है यहाँ पर जो जिन पर हम लोगों ने बातचीत की आपको पसंद आया होगा और ऐसे अगले हफ्ते फिर हम आप सभी के समक्ष हाज़िर होंगे एक नई अपडेट को लेकर के, नई बैठकी को लेकर के। तब तक तमाम अपडेट